जल ही जीवन है। भाग 1। पानी अमूल्य है और पानी के बिना जीवन ही नहीं है। जल केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी अति आवश्यक है। सारी वनस्पति जल पर निर्भर है। यदि जल ना हो तो क्या हो? जल के बिना न फसलें होती, न फल, न सब्जियां, न घास फूस, कुछ भी ना होता। जल का महत्व और उसके अन्य पहलुओं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आइए हम राजस्थान के एक छोटे से गांव में चलें, जहां जुगनू और राजेश रहते हैं। माँ, आज हमारी पाठशाला में निबंध लेखन प्रतियोगिता है। मैं जल्दी से राजेश को बुला लेता हूँ, नहीं तो वो रोज की तरह देर कर देगा। राजेश, राजेश, आ रहे हो क्या? हाँ यार, आ रहा हूँ। तुम जरा 2 मिनट के लिए रुको जुगनू, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। राजेश, तुम हर रोज देर करते हो। ऐसा क्या करते हो तुम कि रोज देर हो जाती है? तुम्हें पता है ना जुगनू, इस गांव में पानी की इतनी कमी है। रोज सुबह मैं सरपंच के घर के पास से पानी लाता हूँ, इसलिए हर रोज देर हो जाती है। हमारे यहाँ पानी की काफी दिक्कत है। ओहो, हमारे यहाँ भी काफी दिक्कत है, लेकिन माँ सुबह पानी लाती हैं और मैं और दीदी शाम को मदद करते हैं। चलो अब जल्दी चलते हैं। बच्चों, आज 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप सभी को पता ही है कि हमारे गांव और हमारे देश की अलग-अलग जगहों में पानी की काफी कमी है। आज आप सभी पानी के महत्व और उसके बचाव के बारे में एक निबंध लिखेंगे, और जिसका निबंध सबसे अच्छा होगा उसे पुरस्कार मिलेगा। बच्चों, विश्व जल दिवस का क्या महत्व है? यदि आप दुनिया के नक्शे को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे अधिकांश ग्रह पर पानी है, जो 70% है। 70% पानी होने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? सभी बच्चों ने पानी के महत्व के बारे में काफी अच्छी बातें लिखी हैं। आज का पुरस्कार जुगनू को जाता है। जुगनू, यहाँ आओ और पूरी कक्षा को बताओ कि तुमने क्या लिखा। जी मास्टर जी। दोस्तों, यह धरती 70% पानी से भरी है, लेकिन इस पानी में से 97% पानी नमकीन है, जो समुद्रों और महासागरों में है। यह पानी पीने लायक ही नहीं है। जुगनू ठीक कह रहा है। सिर्फ 3% पानी इस्तेमाल करने लायक है। मास्टर जी, क्या इसलिए हमारे गांव में पानी की इतनी कमी है? हाँ, लेकिन जुगनू, क्या तुम विस्तार से बता सकते हो? यह 3% पानी को अलवण पानी कहते हैं। इस 3% जल में लगभग 2/3 पानी नदियों, कुंड, तालाबों में मिलता है और थोड़ा पानी भूजल के रूप में रहता है। भूजल धरती के अंदर रहता है। पानी बर्फ और ग्लेशियरों में पहले जमा रहता है। ये पिघलने पर झीलों में,
नदियों में, कुंड में जाता है। केवल 0.006% पानी हमें इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, जो कृषि और कारखानों में भी उपयोग होता है। क्या इतना पानी सारी जनसंख्या के लिए काफी है? बच्चों, इतना कम पानी दुनिया भर में 7 बिलियन से अधिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इस 0.007% पानी पर ही निर्भर हैं। हम सभी इसलिए पानी की कमी का अनुभव करते हैं। भारत की तरह पूरे विश्व में पानी की समस्या है। पिछले 100 वर्षों में पानी का इस्तेमाल 6 गुना बढ़ गया है। इतने लोग पानी का उपयोग करते हैं। मास्टर जी, अगर इतने लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी तो खत्म हो जाएगा, है ना? पानी बचाने के कई उपाय हैं। हमें पानी का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हर बूंद को बचाना चाहिए। घर में पानी का पुनः उपयोग करना चाहिए। बारिश का पानी बचाने के लिए राजस्थान में टोबा और टांका बनाए जा रहे हैं। इनमें जल संरक्षण किया जाता है। ये टंकी जैसे हैं। राजस्थान में खड़ीन खेती की प्रणाली है। यह एक पारंपरिक खेती प्रणाली है। इससे बहुत पानी का बचाव किया जाता है। जल संरक्षण सभी को करना चाहिए। शाबाश जुगनू। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि पानी आता कहां से है? जब बारिश होती है हमें पानी मिलता है। बारिश ही पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। शाबाश। और बारिश कैसे होती है? पानी 3 अवस्थाओं में होता है। बर्फ ठोस अवस्था है, पानी तरल अवस्था है और वाष्प गैसीय अवस्था है। सही कहा। मैं एक चित्र बनाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सूरज झीलों और नदियों के पानी को गर्म कर देता है और वाष्पीकरण की वजह से जल वाष्प बन जाता है। जब जल वाष्प ठंडा हो जाता है तो यह तरल रूप में बदल जाता है। इसे संघनन कहते हैं। जब बादलों में ज्यादा पानी संघनित हो जाता है तो बादल भारी हो जाते हैं और बारिश होती है। इस पूरे चक्र को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र पृथ्वी पर पानी की मात्रा को स्थिर रखने में मदद करता है, लेकिन हमें पानी को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। मास्टर जी, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है, लेकिन मेरे नाना जी के गांव में तो पानी बहुत मिलता है। ऐसे क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि वहां ज्यादा भूजल है। जहां पर भूजल ज्यादा है वहां पानी की कोई कमी नहीं होती। क्या भूजल बहुत महत्वपूर्ण है? भूजल हमारे लिए पानी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पानी जमीन के नीचे जमा होता है, चट्टानों की परतों के बीच। किसी स्थान पर भूजल की ऊपरी सीमा को उस स्थान का वाटर टेबल कहा जाता है। यह स्तर आमतौर पर मैदानी इलाकों में अधिक होता है और पहाड़ी इलाकों में बहुत कम होता है। मास्टर जी, धन्यवाद। आपने हमें बहुत जानकारी दी। हमें पानी के बारे में काफी बातें समझ आईं। आज आपने पानी के कई पहलुओं के बारे में जाना। अगले वीडियो में आप पानी का वितरण और जल स्तर में कमी के बारे में जानेंगे। फिर मिलते हैं।
जल ही जीवन है, भाग 2। इस वीडियो का उद्देश्य है समझना है कि भूजल स्तर में कमी के क्या कारण हैं। पिछले वीडियो में आपने पानी के महत्व के बारे में जाना था। आपने ये भी देखा कि हालांकि धरती 70% पानी से भरी है, हमारे लिए सिर्फ 0.007% पानी ही उपयोग लायक है। आपने ये भी जाना कि भूजल स्तर अलग जगहों में अलग अलग रहता है। आज हम इस वीडियो में भूजल स्तर में कमी और इसके कारणों के बारे में जानेंगे। चलिए हम जुगनू और राजेश के पास फिर चलते हैं। अरे जुगनू, पता है मेरे पिताजी कह रहे थे कि हमारे खेतों में फिर से पानी की समस्या हो गई है। जल स्तर नीचे होने की वजह से खेतों में पानी की काफी कमी है। ओहो, तो फिर अभी क्या करेंगे? पिताजी कह रहे थे कि खेत में पानी के लिए और ज्यादा खुदाई करने की आवश्यकता है और कल शायद फिर से खुदाई करेंगे। हमारे गांव में बारिश ज्यादा होती है तो जल स्तर भी अच्छा होता है और हमें पानी की भी कमी नहीं होती। हाँ, ये तो सच बात है। अरे सरपंच चाचा यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो पूछते हैं। नमस्ते चाचा, आप यहाँ कैसे? नमस्ते बच्चों, हम यहाँ पानी के लिए हैंडपंप लगाना चाहते हैं। इस गांव में सिर्फ 2-3 हैंडपंप ही हैं और हमारे गांव के लिए ये काफी नहीं होंगे। गांव की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जल की उपलब्धता कम हो जाने पर हमें कुछ जगहों पर और गहराई तक खोदना पड़ रहा है और कुछ और हैंडपंप भी लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। अच्छा, हमें स्कूल जाना है, हम फिर मिलेंगे चाचा जी। बच्चों, रेगिस्तानी इलाकों में पानी की बहुत कमी होती है। क्या आप बता सकते हैं कि इसके क्या कारण हैं? अभी विज्ञान की कक्षा में हम मास्टर जी से जल स्तर के बारे में और पूछेंगे। नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी, हम आपसे भूजल स्तर की कमी के बारे में पूछना चाहते थे। नमस्ते बच्चों। मास्टर जी, मैं सोच रही थी कि जल स्तर कैसे कम हो जाता है। जितना पानी कुदरती तरीकों से जमीन के नीचे इकट्ठा होता है, वही तो जल स्तर होता है ना? बारिश का पानी जमीन में रिसता है और जल स्तर को बनाए रखता है। पर अगर हम खुदाई करके बहुत ज्यादा पानी निकालने लगेंगे, तभी तो ये जल स्तर गिरेगा, है ना? ठीक कहा लता ने। हमने 3 दिन पहले ही जल दिवस मनाया था। पूरे देश में हमारे गांव जैसे कई इलाकों में पानी की कमी है। इसके कई कारण हैं। मास्टर जी, बढ़ती हुई जनसंख्या एक कारण है। हमने इसके बारे में पढ़ा था। तुमने ठीक कहा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जनसंख्या वृद्धि भूजल स्तर को कैसे प्रभावित करती है? मास्टर जी, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। जब ज्यादा लोग ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, भूजल स्तर कम हो जाता है। पानी की मांग और आपूर्ति में अंतर की वजह से हम सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की उपलब्धता कम हो जाने के चलते भूजल पर भी दबाव बढ़ा है। जनसंख्या बढ़ने से ज्यादा घरों, दुकानों, भवनों, कार्यालयों
पक्की सड़कों इत्यादि के निर्माण की मांग बढ़ जाती है। कृषि भूमि, उपवनों, वन क्षेत्र, मैदानों जैसे खुले क्षेत्र कम हो जाते हैं। मास्टर जी, इससे क्या होगा? इसके कारण भूमि में वर्षा जल का रिसाव का दर कम हो जाता है। पक्के फर्शों से पानी का रिसाव नहीं होता। खुली जमीन, कच्ची सड़कों और खेतों में पानी आसानी से जमीन में रिस सकता है। सही तो है। जब हम पक्की सड़क पर पानी फेंकते हैं तब बहुत देर बाद सूखता है, लेकिन अगर हम मिट्टी पर पानी डालेंगे तो मिट्टी पानी को जल्द सोख लेती है। और घर बनाने और निर्माण कार्य में भी कितना भूजल इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारे कारखानों में कौन सा जल इस्तेमाल होता है? मेरे पिताजी के कारखाने में भूजल ही काम में आता है। ठीक कहा मीना ने। चाहे वे छोटे उद्योग हों या बड़े उद्योग, सभी में भूजल का ही इस्तेमाल होता है। ज्यादा औद्योगिकीकरण भी भूजल स्तर की कमी का कारण है। मास्टर जी, खेती भी तो जल स्तर में कमी का कारण है। हम सब खेती के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो हम भी भूजल पर निर्भर होते हैं। इस वजह से भी भूजल स्तर कम होता जा रहा है। सभी ने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। भारत एक बड़ा देश है। कुछ जगहों में काफी बारिश होती है और कुछ में बहुत कम। जहां पर बारिश कम होती है वहां तो भूजल स्तर काफी कम होता है। तो हमें भूजल के स्तर को कम नहीं होने देना है, और इसके लिए तो कई उपायों को सोचना पड़ेगा। आप ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनको करने से भूजल का स्तर गिरने से बचाया जा सकता है। बच्चों, आपने इस वीडियो में भूजल के स्तर में कमी के कुछ कारणों के बारे में जाना है। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। अगले वीडियो में आप जल प्रबंधन के बारे में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि पानी के बचाव में हमारी क्या भूमिका है। फिर मिलेंगे। जल ही जीवन है, भाग 3। जल का उपयोग पेयजल तथा सिंचाई, पशुपालन, परिवहन, उद्योग, जल विद्युत उत्पन्न करने तथा मत्स्य पालन आदि विभिन्न कार्यों के लिए होता है। गांवों में जहां आज भी 80% लोगों को नल का पानी उपलब्ध नहीं है, पेयजल के लिए भूजल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसे कुओं, हैंडपंपों, ट्यूबवेलों द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत में कृषि कार्य के लिए किसान भूजल पर ही निर्भर हैं। उद्योगों में भी भूजल की बड़ी मांग है। फूड प्रोसेसिंग से लेकर वस्त्र उद्योगों तक में भूजल का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। भूजल काफी महत्वपूर्ण है और इसका संरक्षण हमें करना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में भूजल स्तर में कमी और उसके अनेक कारणों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जानेंगे। जल प्रबंधन के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम गुजरात के एक छोटे से गांव में चलते हैं, जहां पर कुणाल और मेहुल अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य समझना है कि जल संरक्षण के क्या उपाय हैं। ओहो, ये नल से पानी ही नहीं आ रहा है। देखते हैं हुआ क्या है। क्या बात है पिताजी? अरे, पानी की टंकी से इतना पानी क्यों गिर रहा है?
लगता है कोई पाइप टूट गया है। जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। हमारे गांव में वैसे ही पानी की बहुत दिक्कत है। अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, कर्मचारी को बुलाना पड़ेगा। हाँ, ठीक कहा तुमने। लेकिन मैंने इस पाइप को यहाँ से बंद कर दिया है। हमें बूंद बूंद बचानी है, क्योंकि हमारे गांव में भूजल इतना कम हो गया है। पिछले 2-3 साल से हमारे गांव में बारिश ही नहीं हुई है, इसलिए पानी बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे मास्टर जी भी कह रहे थे कि गांव का भूजल कम हो गया है। कैसी सावधानियां? ऐसे जैसे आज पिताजी ने पाइप का रिसाव कुछ देर के लिए बंद कर दिया था। हाँ, पानी की हर बूंद को बचाना है। पानी का रिसाव रोकना चाहिए। हमें पानी की जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी का उपयोग करना चाहिए। मास्टर जी ने कहा था कि मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें। लगातार पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। सही कहा। नहाते समय भी पहले बाल्टी में पानी पूरा भरकर फिर नहाएं। नहाते वक्त नल में से पानी को बहने ना दें। अगर पानी का कहीं पर रिसाव होता है तो तुरंत नल, पाइप, हैंडपंप, टंकी इत्यादि की मरम्मत करानी तो पड़ेगी, है ना पिताजी? हाँ, ठीक कहा। हमें जांच करनी होगी कि हमारे घर में पानी का रिसाव ना हो। हमें जितने पानी की आवश्यकता है उतने ही जल का उपयोग करना चाहिए। पानी का पुनः प्रयोग करना चाहिए। पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद कर देना चाहिए। पिताजी, और हमें सब्जियों को बहते पानी के बजाय गहरे बर्तन में धोना चाहिए। इससे पानी की बर्बादी नहीं होगी। मेहुल, तुमने तो बहुत अच्छी बात बोली है। जल प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपड़ों को धोते समय भी नलों को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल को कदापि नाली में बहाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे अन्य उपयोगों जैसे पौधों अथवा बगीचे को सींचने अथवा सफाई इत्यादि में उपयोग करना चाहिए। मैं आज से पानी का दुरुपयोग नहीं करूंगा। चलो भैया, स्कूल जाएंगे। अरे भैया, देखो, मैंने कभी इस बावड़ी पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर तो पानी जमा हो गया है। क्या इस जमा पानी को खेती में इस्तेमाल करेंगे? चलो रामू चाचा से पूछेंगे। चाचा, ये बावड़ी का पानी खेतों में इस्तेमाल होता है क्या? हाँ बच्चों, इस बावड़ी में हम बारिश के पानी को संरक्षित करते हैं और खेती के लिए उपयोग करते हैं। अच्छा, देखो, खेत में पानी बचाने के लिए हमने एक बांध बनाया है। जब मेरे खेत में पानी भर जाता है तो अतिरिक्त पानी इसके नीचे के खेत में जाकर भरता है और दूसरे खेत को भी पानी देता है। धन्यवाद चाचा। पता है कुणाल, मास्टर जी ने कहा कि हम भी हमारे घर में जल प्रबंधन कर सकते हैं। वो कैसे भैया? मास्टर जी कह रहे थे कि बारिश का पानी जो छत पर और सड़कों के किनारे बहता है उसे इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसे वर्षा जल संचयन कहते हैं और इस बारिश के पानी को जलाशय या मानव निर्मित टैंकों में एकत्रित करना चाहिए और इसका इस्तेमाल हम सूखे मौसम में कर सकते हैं। पानी को बचाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ, पानी नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? और अगर पेड़ पौधे नहीं हैं, तो हमें और पशुओं को खाना नहीं मिलेगा। इसलिए जल है तो जीवन है। ठीक कह रहे हो। अरे भैया, वहाँ देखो, इतने सारे पाइप ऐसे क्यों जुड़े हैं? चलो देखते हैं। हाँ, चलो चलते हैं।
मैं बहुत उत्सुक हूँ पता करने के लिए कि क्या ये खेतों को सींचने का कोई नया तरीका है। नमस्ते चाचा, आप नए तरीके से फसल सींच रहे हैं क्या? नमस्ते बच्चों, इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ये सिंचाई की वो विधि है जिसमें जल को मंद गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र में एक छोटी व्यास की प्लास्टिक पाइप से पहुंचाया जाता है। इसका क्या लाभ है? इस प्रणाली से पानी का कम इस्तेमाल होता है और फसलों को ज्यादा पानी मिलता है। इससे पानी की भी बचत होती है। धन्यवाद चाचा, आज हम दोनों को पानी बचाने के कई उपाय मिले। हमें पता लग गया है कि जल है तो जीवन है, पानी को बचा के रखना चाहिए। बच्चों, पानी बचाने के और उपायों की सूची बनाइए। बच्चों, इस वीडियो में आपने पानी बचाने के कई उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त की। बारिश के पानी बचाने से भूजल स्तर का संरक्षण होता है और पानी की आपूर्ति बनी रहती है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।